नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान। मैं आरजे गौरी इस न्यूज एंड अपडेट शो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आपके मैसेजेस, आपके पैगाम हमें आए दिन मिलते रहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारी इस जानकारी से लाभान्वित होते हैं, इस शो को पसंद करते हैं और अपनी भावनाएं हमारे साथ साझा करते हैं। दोस्तों, रेडियो उड़ान पर डिसेबिलिटी जगत से जुड़े तमाम कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। साथ ही साथ आप रेडियो उड़ान पर लेते हैं मजा बॉलीवुड के अनोखे गानों का भी। तो अगर आप रेडियो उड़ान लाइव सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं www.radioudan.com पर और बस प्ले बटन क्लिक करके आप रेडियो उड़ान को लाइव सुन सकेंगे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि रेडियो उड़ान की ऐप भी मौजूद है। ये ऐप आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों ही से डाउनलोड कर सकते हैं तथा रेडियो उड़ान की लाइव स्ट्रीमिंग का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई शो मिस कर देते हैं या कोई शो फिर से सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ सभी लेटेस्ट अपडेट्स हम हमारे फेसबुक पेज तथा इंस्टा हैंडल पर भी समय समय से शेयर करते रहते हैं। इसी के साथ आप लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाएं आइए शुरुआत करते हैं आज के शो की। शो के शुरुआत में सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस और जान लेते हैं कि कौन सी न्यूज इस हफ्ते आपके लिए जानना है जरूरी। सुनते हैं न्यूज हेडलाइंस। गया में दिव्यांग लड़की से बलात्कार के आरोप में भाजपा कार्यकर्ता गिरफ्तार। स्टार हेल्थ ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि में बीमा पॉलिसी लॉन्च की। हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी स्मिता सबरवाल के खिलाफ याचिका को किया खारिज। राजस्थान में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रैपिडो को मांगी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अपनी सेवाओं पर एक ऑडिट रिपोर्ट। यूपी के स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को मिलेगा लाभ, सरकारी दफ्तरों के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। टीचर्स डे पर मिलिए यूपी की टीचर दीदी से जो सैकड़ों दिव्यांग बच्चों की बदल रही है जिंदगी। दिल्ली पुलिस को लगता है पूजा खेड़कर का विकलांगता प्रमाण पत्र फर्जी। लेंगे जायजा पेरिस पैरालंपिक्स 2024 पर। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की पहली खबर। एक भाजपा कार्यकर्ता को रविवार शाम को एक दिव्यांग लड़की से कथित तौर पर बलात्कार करने और अपराध का वीडियो वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। शनिवार को पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद आरोपी नरेश राम तुरी उम्र 55 साल को गिरफ्तार किया गया। तुरी पूर्व विधायक काली राम का बेटा है, जिन्होंने 1970 के दशक में जनसंघ के टिकट पर बोध गया विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने कहा कि तुरी ने न केवल लड़की के साथ बलात्कार किया बल्कि अपराध का वीडियो भी बनाया और उसे वायरल कर दिया। तकनीकी जांच करने के बाद मामले में त्वरित सुनवाई के लिए जल्द ही आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा ताकि आरोपी को सख्त सजा मिल सके। एसएसपी ने कहा कि पीड़िता की मां ने अपनी लिखित शिकायत में कहा है कि उनकी बेटी की मानसिक विकलांगता का फायदा उठाकर भाजपा कार्यकर्ता उसे दूर ले गया और अपराध को अंजाम दिया। दोस्तों, आइए सुनते हैं खबर स्टार हेल्थ की नई बीमा पॉलिसी के बारे में। स्टार हेल्थ ने स्पेशल केयर गोल्ड पेश किया है, जो ब्रेल लिपि में पहली बीमा पॉलिसी है जिसे 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया है। ये पहल दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवा में समावेशिता और सुलभता को बढ़ावा देती है। स्टार हेल्थ ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि में बीमा पॉलिसी लॉन्च की है।
प्राइवेट सेक्टर में रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस कराने वाली कंपनी स्टार हेल्थ एंड अलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बुधवार को ब्रेल लिपि में अपनी पहली बीमा पॉलिसी, जिसका नाम है स्पेशल केयर गोल्ड, लॉन्च की, जो 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए तैयार की गई है। कंपनी ने बताया है कि ये सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति जानकारी तक पहुंच सके और अपने स्वास्थ्य और वित्त से संबंधित मामलों पर स्वतंत्र निर्णय ले सके। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एक बयान में कहा कि भारत में लगभग 34 मिलियन लोग दृष्टिबाधित हैं और ये समाज के वंचित, हाशिए पर पड़े वर्ग को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वास्थ्य बीमा एजेंट बनने के लिए कौशल प्रदान करके सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कंपनी के एमडी और सीईओ आनंद रॉय ने कहा है कि हमें ब्रेल में स्पेशल केयर गोल्ड पॉलिसी शुरू करने की घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है। ये समाज के सभी वर्गों में स्वास्थ्य बीमा तक समान पहुंच प्रदान करने के हमारे मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होता है। ये पॉलिसी पारंपरिक बीमा से परे है और ये सुनिश्चित करती है, हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि विकलांग व्यक्तियों को उनकी जरूरत के अनुसार व्यापक सहायता दी जा सके और व्यापक कवरेज प्रदान किया जा सके। दोस्तों, ये पॉलिसी ग्राहकों के इस वंचित वर्ग के लिए समावेशी और व्यापक स्वास्थ्य कवरेज की महत्वपूर्ण जरूरतों को संबोधित करती है। स्पेशल केयर गोल्ड पॉलिसी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की इस प्रतिबद्धता का उदाहरण है कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सभी के लिए सुलभ हो। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रसिद्ध उद्योगपति और बोलेंट इंडस्ट्रीज के सह संस्थापक और अध्यक्ष दृष्टिबाधित उद्यमी श्रीकांत बोल्ला भी ब्रेल में बीमा पॉलिसी के शुभारंभ के दौरान मौजूद थे। स्पेशल केयर गोल्ड पॉलिसी दस्तावेज का ब्रेल संस्करण नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड के सहयोग से तैयार किया गया था। ये पॉलिसी 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए अनुकूलित कवरेज प्रदान करती है, जिसमें शारीरिक या संज्ञानात्मक विकलांगता वाले लोग भी शामिल हैं। कंपनी ने कहा है कि इसमें आवश्यक चिकित्सा उपचार और सहायता सेवाएं शामिल हैं। दोस्तों, अब सुनते हैं स्मिता सबरवाल केस पर एक अपडेट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्मिता सबरवाल जी एक IAS अधिकारी हैं, जिन्होंने हाल ही में एक्स हैंडल पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों पर कथित तौर पर एक विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसको वहां से हटाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका को अब खारिज कर दिया है। स्मिता तेलंगाना कैडर की 2001 बैच की IAS है। मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और न्यायमूर्ति जे श्रीनिवास राव की पीठ ने जांच के चरण में एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, ये देखते हुए कि स्मिता की टिप्पणियां उनकी निजी राय थी। किसी अधिकारी की ऐसी निजी राय या टिप्पणियों का सरकार के नीतिगत निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पीठ ने आगे कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार होता है। याचिकाकर्ता द्वारा IAS अधिकारी की टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए पीठ ने कहा कि वर्तमान में तेलंगाना राज्य वित्त आयोग की सदस्य सचिव के रूप में कार्यरत सुश्री स्मिता सबरवाल ने 21 जुलाई को अपने एक्स हैंडल के माध्यम से पूछा था कि सिविल सेवाओं की भर्ती में दिव्यांग व्यक्तियों को आरक्षण का प्रावधान उचित है या नहीं। उन्होंने आगे अपनी पोस्ट में लिखा था कि दिव्यांगों के प्रति पूरे सम्मान के साथ क्या एयरलाइंस विकलांग पायलट को काम पर रखती है या आप विकलांग सर्जन पर भरोसा करेंगे? सभी अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IPS, IFOS की प्रकृति फील्ड वर्क, लंबे समय तक काम करने और लोगों की शिकायतों को सीधे सुनने की है, जिसके लिए शारीरिक फिटनेस की आवश्यकता होती है। इस प्रीमियर सेवा को पहले स्थान पर इस कोटि की आवश्यकता क्यों है? दोस्तों, आपको बता दें कि अधिकारी की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर तथा समाज के कई स्तरों पर बड़ा बवाल हुआ। याचिकाकर्ता के वसुंधरा के वकील ने दलील दी थी कि अधिकारी की टिप्पणियों से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के जीवन के अधिकार और सम्मान के साथ जीने के अधिकार पर असर पड़ता है। हालांकि इस केस में पीठ
वकील की दलील से संतुष्ट नहीं हो पाई। अधिकारी की टिप्पणी ने दिव्यांग व्यक्तियों को उनके आरक्षण से वंचित नहीं किया है। पीठ ने कहा कि कोई भी सरकार अधिकारी की टिप्पणी के आधार पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण को छीनेगी नहीं। पीठ ने कहा कि संविधान में ऐसे अधिकारों की गारंटी दी गई है। दोस्तों, आइए अब खबर सुनते हैं राजस्थान से। राजस्थान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी PMMVY के अंतर्गत मिलने वाली राशि को अब बढ़ा दिया गया है। अब इसके तहत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 10,000 रुपए मिलेंगे। पहले ये राशि 6,500 रुपए दी जाती थी। डिप्टी CM और महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने इसे महिला सशक्तिकरण के लिए मजबूत बताया है। PMMVY के तहत ये राशि दिव्यांग महिलाओं की पहली संतान के लिए दी जाएगी, ताकि दिव्यांग महिलाएं गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद भरपूर पौष्टिक आहार ले सके। इसके लिए पहले से मिल रही राशि 6,500 रुपए को बढ़ाकर अब 10,000 रुपए की गई है। महिला के साथ बच्चे का बेहतर स्वास्थ्य और टीकाकरण सुनिश्चित हो सके, इसके लिए ये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसको लेकर राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 3,500 रुपए की अतिरिक्त राशि बढ़ाकर 100% राज्य निधि से DBT के जरिए देने को बताया है। समेकित बाल विकास सेवा निदेशक OP बुनकर ने बताया कि इस बढ़ी हुई राशि को 1 सितंबर से दिया जाएगा, जो वर्तमान में दी जा रही राशि 6,500 रुपए से बढ़कर 10,000 रुपए की गई है। पहले इसका भुगतान आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण, प्रसव पूर्व एक स्वास्थ्य जांच करवाने पर 3,000 रुपए दिए जाते थे। इसे बढ़ाकर अब 4,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं बच्चे के जन्म पर पहले से मिलने वाली राशि 1,500 रुपए की किश्त को बढ़ाकर अब 3,000 रुपए कर दिया गया है। बच्चे के जन्म का पंजीकरण और संपूर्ण टीकाकरण करवाने पर मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया गया है, जो पहले 2,000 रुपए मिलती थी। लेकिन इस योजना का लाभ केवल और केवल दिव्यांग महिलाएं ही ले सकती हैं। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय से। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रैपिडो को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अपनी सेवाओं की पहुंच पर एक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। ये आदेश दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता अमर जैन और दृष्टिबाधित बैंकर दीप्तो घोष चौधरी की याचिका के बाद आया है, जिन्होंने रैपिडो की सेवाओं तक पहुंच में दिव्यांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर किया था। दोस्तों, इस मामले की अध्यक्षता कर रहे हैं न्यायमूर्ति संजीव नरूला, जिन्होंने आदेश दिया कि ऑडिट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के पैनल में शामिल एक एक्सेस ऑडिटर द्वारा किया जाना चाहिए। अदालत ने रैपिडो को ऑडिट पूरा करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 3 महीने का समय दिया है। कंपनी ने कहा है कि वो अपने मोबाइल एप्लीकेशन को विकलांग व्यक्तियों के लिए पूरी तरह से सुलभ बनाने पर काम कर रही है, जिसे 6 से 8 महीने के भीतर अपडेट किए जाने की उम्मीद है। कंपनी ने विकलांग सवारों को बेहतर सहायता देने के लिए अपने कप्तानों और कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना भी बताई है। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1,000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है।
एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1,500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3,000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लीड द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, खबर सुनते हैं यूपी के चित्रकूट से। यूपी के चित्रकूट जिले में दिव्यांग बच्चों को समेकित शिक्षा से जोड़ने की तैयारी हो रही है। ऐसे में एमली को कानपुर द्वारा मापन एवं वितरण कैंप चित्रकूट इंटर कॉलेज में आयोजित किया जाना है, जिसमें जिले के दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क उनके जरूरत के उपकरण दिए जाने हैं, जिसको लेकर इसका लाभ लेने वाले दिव्यांग बच्चों को अपने कुछ जरूरी दस्तावेज संबंधित अधिकारियों को देने पड़ेंगे। दोस्तों, चित्रकूट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BK शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि जिले के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि समेकित शिक्षा के अंतर्गत एमली को कानपुर द्वारा मापन एवं वितरण कैंप 7 सितंबर 2024 को आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में PM श्री में चयनित कंपोजिट विद्यालय के दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क उपकरण दिए जाएंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिन दिव्यांग बच्चों को फ्री में उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें 3 फोटो जमा करने होंगे। आय प्रमाण, आधार कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी देनी होगी। साथ ही प्रधान अध्यापक का प्रमाण पत्र 3 सालों में उपकरण प्राप्त नहीं हुआ लेकर आगामी 7 सितंबर को शिविर में आना होगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद यदि किसी विद्यालय में 6 से 14 आयु के दिव्यांग बच्चे बिना उपकरण के पाए जाते हैं या उपकरण की उनको आवश्यकता महसूस होती है, तो संबंधित नोडल शिक्षक या स्पेशल एजुकेटर्स या संबंधित BEO के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। बता दें कि ये शिविर चित्रकूट इंटर कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, खबर एक बार फिर से यूपी से। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस पर देश में शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को प्रोत्साहित किया जाता है। उन सभी शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण के माध्यम से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध बनाया है। दोस्तों, 5 सितंबर को आजाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 136वीं जयंती थी। वे भारत के एक प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, राजनेता और लेखक थे। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। 1962 से उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी मौके पर हम सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक शिक्षिका के बारे में, जिन्होंने दिव्यांग बच्चों को अज्ञान के अंधकार से निकालने का बीड़ा उठाया है। उत्तर प्रदेश में स्पेशल चिल्ड्रन की टीचर लोगों के लिए मिसाल बन रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके काम की तारीफ कर चुके हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपी के बरेली की टीचर दीदी दीपमाला पांडे जी की। उन्होंने खुद स्पेशल चाइल्ड के लिए 1 टीचर 1 कॉल की शुरुआत की है और सैकड़ों छात्रों को मदद का हाथ बढ़ाया है। ये टीचर छात्रों की टीचर दीदी के नाम से मशहूर हैं। दरअसल टीचर दीदी दिव्यांग या स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के तरीके में बदलाव कर
उन्हें मुख्य विचारधारा से जोड़ने का काम कर रही हैं। उनके पढ़ाने के यूनिक तरीके से बच्चे न केवल अच्छा पढ़ रहे हैं बल्कि उनकी पढ़ाई में रुचि भी बढ़ रही है। अब तक करीब 800 से भी ज्यादा स्पेशल बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो चुका है। दीपमाला टीचर ने बताया कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाना और पढ़ाई कराना है। हालांकि शुरुआत में इन बच्चों के साथ काफी दिक्कतें आई, लेकिन धीरे धीरे इन बच्चों की भाषा टीचर दीदी की समझ में आने लगी। उनका कहना है कि उन्होंने अकेले इस अभियान की शुरुआत की थी, फिर धीरे धीरे लोग उनके साथ इस अभियान में जुड़ने लगे और अब पूरे जिले में 50 से ज्यादा टीचर उनके अभियान से जुड़ चुके हैं जो स्पेशल बच्चों की मदद कर रही हैं। दीपमाला ने बताया कि मेरा हौसला उस वक्त ज्यादा बढ़ा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में मेरा नाम लिया और मेरे काम का जिक्र किया। इसके बाद से मैं अपने काम में कई तरह से बदलाव ला चुकी हूँ। अब हम इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं कि कैसे स्पेशल चाइल्ड के लिए स्पेशल ट्रेनर की संख्या बढ़ाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पेशल बच्चों को इससे मदद मिल सके। दोस्तों, आइए लेते हैं एक अपडेट पूजा खेड़कर मामले में। दिल्ली पुलिस ने पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका के जवाब में दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा है कि उनका विकलांगता प्रमाण पत्र फर्जी हो सकता है। पुलिस ने कहा है कि खेड़कर ने सिविल परीक्षा 2022 और सिविल परीक्षा 2023 के लिए क्रमशः 2 अलग-अलग विकलांगता प्रमाण पत्र जमा किए हैं। पूर्व IAS ट्रेनी पूजा खेड़कर के मामले में दिल्ली पुलिस ने अब हाई कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को बताया कि पूर्व IAS पूजा खेड़कर ने कई विकलांगताएं दिखाने के लिए 2 विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे। जांच में पता चला है कि इनमें से एक दस्तावेज जाली और गढ़ा हुआ हो सकता है। दोस्तों, अब प्रोग्राम में बारी आ चुकी है पेरिस पैरालंपिक्स 2024 पर एक नजर डालने की। दोस्तों, इस खबर में हम भारत के परिणाम और विजेताओं की पूरी लिस्ट सुनने वाले हैं। पैरालंपिक खेलों में रिकॉर्ड 84 पैरा एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो 28 अगस्त को शुरू हुआ था और 8 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। भारत पेरिस 2024 पैरालंपिक में 12 डिसिप्लिन्स में प्रतिस्पर्धा कर रहा है, जो टोक्यो 2020 से 3 से ज्यादा है। भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और निशानेबाज अवनी लेखरा दोनों टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता हो चुकी हैं। पेरिस में भारत के दल का नेतृत्व कर रही हैं। सुमित अंतिल के नाम विश्व रिकॉर्ड बन चुका है, जबकि अवनी लेखरा भारत की पहली महिला पैरालंपिक खेलों की स्वर्ण पदक विजेता बनी है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीतकर नया इतिहास रच दिया है। भारत पैरालंपिक खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है और एक नया इतिहास रच चुका है। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में ये पहली बार है कि जब भारत ने इतने पदक जीतने में सफलता हासिल की है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने अपना पहला पैरालंपिक पदक 1972 में जीता था और तब से 2016 तक केवल 12 पदक ही जीत सका था। 2021 में हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत सहित कुल 19 पदक जीते थे। लेकिन इस बार नया इतिहास रचते हुए भारत ने पहली बार इससे भी ज्यादा पदक जीते हैं। भारत पेरिस पैरालंपिक में 5 स्वर्ण, 9 रजत सहित कुल 24 पदक जीत चुका है और अभी भी स्पर्धाओं में पदक जीतने की उम्मीद बाकी है। पैरालंपिक में देश के लिए चौथा स्वर्ण पदक जीता है 4 सितंबर को 33 वर्षीय हरविंदर सिंह ने, जिन्होंने आर्चरी या तीरंदाजी में पुरुष रिजर्व ओपन तीरंदाजी स्पर्धा में फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 सेटों में पोलैंड के पैराएथलीट लुकास सिजेक को मात देते हुए गोल्ड भारत के नाम किया। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि बुधवार की रात पैरालंपिक गेम्स 2024 में प्रणव सूरमा ने अपनी F51 श्रेणी में क्लब थ्रो स्पर्धा में रजत पदक जीतकर
खेल जीवन के अपने बड़े सपने को पूरा किया। पेरिस पैरालंपिक में अभी तक भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा है। पेरिस में चल रहे मौजूदा पैरालंपिक की बात करें तो भारतीय एथलीटों का अब तक का सफर काफी शानदार रहा है। भारत ने पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में अब तक 5 स्वर्ण, 9 रजत और 10 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए हैं। आइए सुनते हैं इसी की एक लिस्ट। अवनी लेखरा शूटिंग महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। मोना अग्रवाल शूटिंग महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में कांस्य पदक अपने नाम कर चुकी हैं। प्रीति पाल एथलेटिक्स में महिला 100 मीटर T35 में कांस्य पदक विजेता रही हैं। मनीष नरवाल शूटिंग में पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में रजत पदक भारत के लिए लेकर आए हैं। रुबीना फ्रांसिस शूटिंग महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में कांस्य पदक जीती हैं। प्रीति पाल एथलेटिक्स महिला 200 मीटर T35 में कांस्य पदक जीती हैं। निषाद कुमार ने एथलेटिक्स पुरुष हाई जंप T47 में रजत पदक प्राप्त किया है। योगेश कथुनिया एथलेटिक्स पुरुष डिस्कस थ्रो में रजत पदक ला चुके हैं। वहीं नितेश कुमार बैडमिंटन में पुरुष एकल SL3 कंपटीशन में स्वर्ण पदक भारत के लिए हासिल कर चुके हैं। तुलसीमानी मुरुगेसन बैडमिंटन महिला एकल SU5 में रजत पदक जीत चुकी है। मनीषा रामदास बैडमिंटन महिला एकल SU5 में कांस्य पदक ला रही हैं। साथ ही सुहास यथिराज बैडमिंटन पुरुष एकल SL4 में रजत पदक जीत चुके हैं। राकेश कुमार तथा शीतल देवी आर्चरी मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन में कांस्य पदक लाए हैं। सुमित अंतिल एथलेटिक्स पुरुषों का जैवलिन थ्रो F64 में स्वर्ण पदक के साथ भारत लौटेंगे। नित्या श्री सिवान बैडमिंटन महिला एकल SH6 में कांस्य पदक जीती हैं। दीप्ति जीवनजी एथलेटिक्स महिला 400 मीटर T20 में कांस्य पदक जीत चुकी है। मरियप्पन थंगवेलु एथलेटिक्स पुरुषों की ऊंची कूद T63 में कांस्य पदक जीत चुके हैं। शरद कुमार एथलेटिक्स पुरुषों की ऊंची कूद T63 में रजत पदक हासिल कर चुके हैं। अजीत सिंह एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक F46 में रजत पदक जीत चुके हैं। सुंदर सिंह गुर्जर एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक F46 में कांस्य पदक जीत चुके हैं। सचिन खिलाड़ी एथलेटिक्स पुरुष शॉट पुट F46 में रजत पदक जीते हैं। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया, हरविंदर सिंह तीरंदाजी में पुरुष इंडिविजुअल रिकवर ओपन में भारत के लिए स्वर्ण पदक कमा चुकी हैं। साथ ही धर्मवीर एथलेटिक्स पुरुष क्लब थ्रो F51 में स्वर्ण पदक कमा चुके हैं। और इसके साथ प्रणव सूरमा एथलेटिक्स पुरुष क्लब थ्रो F51 रजत पदक जीत चुके हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये तालिका पढ़ते समय जो गर्व और खुशी हमें महसूस हुई, इसे सुनते समय आपने भी उसका अनुभव किया होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आरजे गौरी और आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ तहे दिल से प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स के इस नए नवेले सेक्शन में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज MSJE की तरफ से फेसबुक अपडेट्स। तो दोस्तों बिना समय गवाए आइए बढ़ते हैं पहली अपडेट की तरफ। ये पहली अपडेट डिपार्टमेंट की तरफ से आती है पैरा एथलीट हरविंदर सिंह के स्वर्ण पदक जीतने के बारे में। दोस्तों इस बारे में खबर साझा करते हुए डिपार्टमेंट ने लिखा है कि धनुष्य पर सरल संकल्प, लक्ष्य पर विश्वास, वाण ने रचा नया इतिहास। हरविंदर सिंह ने #पेरिस में आयोजित #पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। हरविंदर सिंह की इस स्वर्णिम सफलता ने भारत का गौरव फिर से बढ़ाया है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग MSJE हरविंदर को इस स्वर्णिम जीत पर विशेष शुभकामनाएं देता है। दोस्तों इसी के साथ डिपार्टमेंट ने इस ऐतिहासिक घटना का वीडियो भी अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया है। आइए इसे सुनते हैं। Harvinder Singh,
He needs just a 6 or higher, but can he end it in style with a perfect 30? This would be amazing. Oh, he's just out, but it's gold anyway to Harvinder Singh. What a brilliant result for Indian para-archery. That's the very first gold medal for India in para-archery at the Paralympic Games. It's 4 10s, nothing out of the gold. And there's a nice moment between the two competitors. Lukasz Czyzek wins the silver for Poland. Harvinder Singh, though, what a legendary performance to win gold here in Paris. Community, and it's capped by this man here, who has won India's very first. इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। दोस्तों, अगली अपडेट में पेरिस में आयोजित पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की F46 गोला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर डिपार्टमेंट ने सचिन सर्जेराव को मुबारकबाद दी है। सचिन सर्जेराव ने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण का लोहा मनवाया है। डिपार्टमेंट अपनी पोस्ट में आगे लिखता है कि उनकी इस उपलब्धि को करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा माना जाएगा। सचिन को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई प्रेषित करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन ऐतिहासिक पलों का वीडियो भी डिपार्टमेंट ने अपने फेसबुक पेज पर साझा किया है। अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं पैरालंपिक खेलों में मरियप्पन थंगवेलु के बारे में। मरियप्पन थंगवेलु ने ऊंची कूद प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। पेरिस पैरालंपिक खेलों में ऊंची कूद T63 श्रेणी में कांस्य पदक जीतकर मरियप्पन थंगवेलु ने भारत और तिरंगे का मान बढ़ाया है। पोस्ट में आगे लिखा गया है कि इस जीत के लिए मरियप्पन थंगवेलु को हार्दिक बधाई और सफल एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। इसी के साथ इन ऐतिहासिक पलों का वीडियो भी डिपार्टमेंट ने फेसबुक पेज पर साझा किया है। आगे बढ़ते हुए डिपार्टमेंट ने अपनी अगली पोस्ट में शरद कुमार को बधाइयां दी है। पैरालंपिक गेम्स 2024 भारत के शरद कुमार ने ऊंची कूद प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया। भारत के शरद कुमार ने पैरालंपिक गेम्स की ऊंची कूद T63 प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। शरद को इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई और सफल एवं उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। पैरालंपिक गेम्स 2024। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी पोस्ट के साथ डिपार्टमेंट ने इन ऐतिहासिक क्षणों का वीडियो भी साझा किया है। आइए बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ, जो है विशिष्ट विकलांगता पहचान UDID कार्ड के बारे में। डिपार्टमेंट ने इस पोस्ट में लिखा है, विशिष्ट विकलांगता पहचान यानी #UDID कार्ड के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना। भारत सरकार की ये पहल पारदर्शिता, दक्षता और लाभों तक पहुंच में आसानी को बढ़ावा दे रही है। रियायती ऋण और निःशुल्क शिक्षा से लेकर सहायक उपकरण और छात्रवृत्ति तक UDID कई अवसरों के द्वार खोलता है। ये GST रियायतों और राज्य विशिष्ट योजनाओं जैसे लाभ भी प्रदान करता है, जिससे पूरे देश में व्यापक समर्थन सुनिश्चित होता है। इसके बाद UDID कार्ड के बारे में जानकारी देते हुए एक ग्राफिक भी डिपार्टमेंट ने अपनी फेसबुक पेज पर साझा किया है, जिसमें इस कार्ड से मिलने वाले लाभ भी बताए गए हैं। इसी के बाद अगली पोस्ट पर बढ़ते हुए डिपार्टमेंट लिखते हैं, माताओं के सम्मान में प्रकृति को समर्पित एक कदम। आज समग्र क्षेत्रीय केंद्र CRC यानी कि कंपोजिट रीजनल सेंटर जयपुर में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव MSJE श्री राजेश अग्रवाल ने एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान के तहत एक पेड़ लगाया और पर्यावरण संरक्षण और देखभाल का एक शक्तिशाली संदेश दिया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के निदेशक श्री मनीष वर्मा, CRC जयपुर के निदेशक श्री कुमार राजू और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये पहल न केवल हरियाली को बढ़ावा देती है, बल्कि हमारे कर्तव्यों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। इस पोस्ट के साथ दिव्यांगजनों ने
पेड़ लगाते समय अधिकारियों की एक तस्वीर भी साझा की है। इसके बाद डिपार्टमेंट ने पोस्ट की है पैरालंपिक 2024 पेरिस में भाला फेंक में रजत पदक जीतने वाले अजित सिंह के बारे में। वे अपनी पोस्ट में कहते हैं, भारत का झंडा एक बार फिर लहराया। #पेरिस #पैरालंपिक 2024 में भाला फेंक F46 प्रतियोगिता में #रजत पदक जीतकर अजीत सिंह ने देश का नाम रोशन किया है। ये जीत उनकी कड़ी मेहनत और साहस का उदाहरण है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग MSJE की ओर से अजीत को बहुत बहुत बधाई। आपकी उपलब्धि लाखों दिलों को प्रेरित करे। #पैरालंपिक्स 2024। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी पोस्ट के साथ इन ऐतिहासिक पलों का वीडियो भी डिपार्टमेंट के फेसबुक पेज पर देखा जा सकता है। अगली पोस्ट पर बढ़ते हुए डिपार्टमेंट लिखते हैं, भारत की बेटी गौरव की प्रतीक। दीप्ति ने पैरालंपिक में 2024 में कांस्य पदक जीतकर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इसके बारे में डिपार्टमेंट लिखते हैं, ये केवल एक पदक नहीं है बल्कि अनगिनत सपनों और अदम्य जुनून की कहानी है। बधाई हो दीप्ति, हम सभी को आप पर गर्व है। इसी के साथ बढ़ते हैं डिपार्टमेंट की अगली पोस्ट की तरफ, जो है सरिता द्विवेदी जी के बारे में। सरिता द्विवेदी की कहानी संघर्ष, लगन और अटूट साहस की मिसाल है। डिपार्टमेंट इस पोस्ट में लिखते हैं, लोकोमोटर्स दिव्यांग होने के बावजूद भी उन्होंने कला और खेल क्षेत्र दोनों में ही अद्वितीय ऊंचाइयों को छुआ है। एमलिको में रिसेप्शनिस्ट की भूमिका से शुरुआत करते हुए उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से नई जिम्मेदारियां हासिल की और ब्रांड एम्बेसडर बनी। बोकिया खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर उन्होंने साबित कर दिया है कि दिव्यांगता भी उड़ान नहीं रोक सकती है। उनका जीवन ये संदेश देता है कि सही उपयोग और अवसर मिलने पर हर बाधा को पार किया जा सकता है। आइए सुनते हैं इससे जुड़ा हुआ वीडियो। मेरा नाम सरिता द्विवेदी है एंड मैं एलिम्को में जॉब करती हूँ एज अ रिसेप्शनिस्ट, हाउसकीपिंग इंचार्ज एंड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एलिम्को। तो रिसेंटली आई केम टू नो अबाउट दिस गेम जनवरी एंड मैंने फर्स्ट टाइम गोवा पर्पल फेस्ट में खेला था। वहाँ पे मुझे स्टेट लेवल पे गोल्ड गया था। देन वहीं पे मुझे फेडरेशन मिली थी, हमारी बुशिया स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी नेशनल्स खेलने की। फरवरी में हमारे नेशनल्स हुए थे जहाँ मुझे सिल्वर मेडल गया हुआ था। बिकॉज ऑफ मैंने नेशनल क्लियर किए थे, आई एम एलिजिबल फॉर इंटरनेशनल कंपटीशन, जो कि लाइक रिसेंटली कायरो में हुआ था 16 तारीख से लेके 22 तारीख तक। एंड इंडिया से टोटल कुछ 8 प्लेयर गए थे। आउट ऑफ 8 पीपल हम 7 मेडल लेके आए हैं, जिसमें से 5 इंडिविजुअल्स में गए हुए हैं, इंक्लूडिंग मी, BC3 फीमेल ब्रॉन्ज एंड BC3 पेयर गेम, जो कि मेरा सचिन चामरिया जी के साथ था। इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड इट वॉज रियली फन फॉर मी एज वेल, बिकॉज मतलब जिस इंसान को यही ना पता हो कि वो कोई गेम खेल सकती है, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी भी प्रकार का गेम खेल सकती हूँ। ऑल ऑफ सडन मुझे जनवरी में गेम के बारे में पता चल रहा है एंड विद इन 6 मंथ 19 डेज मेरे तीनों लेवल क्लियर हो जाते हैं एंड इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम फॉर मी एंड लाइक मैं बहुत मजे में हूँ, मुझे बहुत मजा आ रही है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की आखिरी पोस्ट की तरफ, जहां डिपार्टमेंट लिखते हैं, छात्रों के लिए घोषणा। ये राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए CSC सेवा शुल्क आवेदनों की घोषणा है। सभी करों और खर्चों सहित प्रति उम्मीदवार केवल 30 रुपए का नाम मात्र शुल्क लिया जाएगा। पूरी आवेदन प्रक्रिया संदर्भ संख्या निर्माण, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, OTR नंबर निर्माण और फॉर्म जमा करना है। ये शुल्क इसके लिए तय किया गया है। शुल्क केवल सफल फॉर्म जमा करने के बाद ही लिया जाएगा। CSC दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुलभता सहित eKYC बायोमेट्रिक उपकरणों से लैस हैं। शुल्क CSC पोर्टल पर कई भाषाओं में और सभी केंद्रों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे।
दोस्तों, अगर आप इससे जुड़ी अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो कृपया डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज MSJE का फेसबुक पेज विजिट करें, जहां पर आपको एक स्कैन कोड मिलेगा, जिसे स्कैन करने पर आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP एप्लीकेशन से जुड़ी अधिक जानकारी मिल सकेगी। दोस्तों, इसी के साथ ये नया सेक्शन यही खत्म होता है। आशा करते हैं कि कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम से और इस नए सेक्शन से मिल रही ऑथेंटिक जानकारी से आप लगातार लाभान्वित हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, और साथ ही आपने सुना दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से आ रही फेसबुक पोस्ट पर एक नया खास सेक्शन। आशा करते हैं कि आप इस सभी जानकारी से लाभान्वित हो रहे होंगे। अगर आप भी इस शो में कोई खबर सुनना चाहते हैं, अगर आप भी हमारे साथ कोई न्यूज़, कोई समाचार आइटम साझा करना चाहते हैं जिसे आप इस शो पर सुनना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं radioudan@gmail.com पर, या फिर आप जाए YouTube पर कम्युनिटी कलर्स सुने और इस पर शो के नीचे कमेंट लिखें। दोस्तों, आपसे मिलने वाले सुझाव और आपसे मिलने वाला ढेर सारा प्यार हमें इस कार्यक्रम को दिशा देने में मदद करता है, इसलिए इसे बनाए रखें और कम्युनिटी कलर्स के साथ साथ रेडियो उड़ान के अन्य प्रोग्राम्स का भी मजा उठाएं। रेडियो उड़ान के मनोरंजन से जुड़े रहें, साथ ही साथ अपने आप को अपडेट करते रहें। तो आज के लिए हमें इजाजत दें, लेकिन जाने से पहले आइए सुन लेते हैं एक बार फिर से हेडलाइंस। गया में दिव्यांग लड़की से बलात्कार के आरोप में भाजपा कार्यकर्ता गिरफ्तार। स्टार हेल्थ ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि में बीमा पॉलिसी लॉन्च की। हाईकोर्ट ने IAS अधिकारी स्मिता सबरवाल के खिलाफ याचिका को किया खारिज। राजस्थान में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रैपिडो को मांगी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अपनी सेवाओं पर एक ऑडिट रिपोर्ट। यूपी के स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को मिलेगा लाभ, सरकारी दफ्तरों के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। टीचर्स डे पर मिलिए यूपी की टीचर दीदी से, जो सैकड़ों दिव्यांग बच्चों की बदल रही है जिंदगी। दिल्ली पुलिस को लगता है पूजा खेड़कर का विकलांगता प्रमाण पत्र फर्जी। लेंगे जायजा